छात्रों, आज अपन विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभों का मूल्यांकन कर रहे हैं। उसमें विशेष रूप से कार की सुविधा का मूल्यांकन आता है। तो अगर कर्मचारी को कार की सुविधा प्रदान की गई है तो उस कार का मूल्यांकन कैसे करें और उसको वेतन में किस तरह से शामिल करें। इसके लिए सबसे पहले पॉइंट आता है कि यदि कार नियोक्ता की हो अथवा उसने किराए पर ली हो। दो परिस्थितियां हो सकती हैं, कार नियोक्ता की हो सकती है या उसने किराए पर ली हो। और दोनों ही स्थितियों में एक सब पॉइंट ये बनता है कि यदि कार पूर्णतः व्यापार अथवा पेशे के काम में आती हो, तो ऐसी स्थिति में अगर नियोक्ता ने कर्मचारी को कार की सुविधा दी है लेकिन पूर्णतः व्यापार और पेशे के काम में आती है, ऐसी परिस्थिति में इस सुविधा का मूल्य कर्मचारी के लिए शून्य होता है। यानी कार का वो निजी उपयोग बिल्कुल भी नहीं करता है, कार केवल ऑफिस के काम में या व्यापार के काम में आती है। दूसरी परिस्थिति इसमें ये हो सकती है कि कार पूर्णतः कर्मचारी अथवा उसके परिवार के सदस्य के काम में आती है। दूसरी स्थिति में कार नियोक्ता ने प्रदान की है और कार पूर्ण रूप से कर्मचारी के काम में आती है और उसको कार को चलाने और रख रखाव के खर्चों का भार नियोक्ता स्वयं वहन करता है। तो ऐसी परिस्थिति में इस अनुलाभ का मूल्य निम्नलिखित राशियों का योग होगा। गत वर्ष में कार को रखने व चलाने पर नियोक्ता द्वारा किया गया वास्तविक है कि वास्तव में नियोक्ता ने कितना खर्चा किया है कार के ऊपर, ये पहला। और फिर नियोक्ता ने चालक को जो पारिश्रमिक दिया है वो। और तीसरा है कार की घिसावट के संबंध में उसका मूल लागत पर 10% प्रतिवर्ष की दर से। तीन राशियों का जोड़ है वो कर्मचारी के लिए कर योग्य अनुलाभ माना जाएगा। ये परिस्थिति क्या है? ये परिस्थिति वो है जब कार नियोक्ता के द्वारा कर्मचारी को प्रदान की गई है और कार नियोक्ता की है, उसको कर्मचारी पूर्ण रूप से अपने निजी काम में या घर के काम में या परिवार के सदस्यों के काम में लेता है। तो तीन राशियों का जोड़ होगा वो कार का मूल्यांकन होगा। उसमें पहला आपको बताया कि इस संबंध में कार को रखने व चलाने पर नियोक्ता ने जो व्यय किया वो, प्लस चालक को दिया गया पारिश्रमिक, प्लस कार की मूल लागत पर 10% प्रतिवर्ष की दर से ये कार की घिसावट या डेप्रिसिएशन माना जाएगा। इन तीन राशियों का जोड़ है वो कर्मचारी के लिए अनुलाभ का मूल्य आएगा। लेकिन यदि नियोक्ता ने कर्मचारी से कोई राशि वसूल कर ली है तो वो वसूल की गई राशि इस जोड़ में से, इस योग में से घटा दी जाएगी। शेष राशि ही उस सुविधा का मूल्य होगा। दो स्थितियां अपन ने कार के संबंध में देखी कि कार की सुविधा नियोक्ता ने दी है और वो पूर्णतः व्यापार अथवा पेशे या ऑफिस के काम में आती है, तो कर्मचारी के लिए उसका मूल्य शून्य होगा अगर उसके व्यापार और ऑफिस के काम में आती है नियोक्ता के। और दूसरा पॉइंट इसमें था कि अगर कार कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्यों के पूर्ण रूप से उनके ही काम में आती है, व्यापार पेशे या ऑफिस के किसी काम में नहीं आती है, तो आपको तीन राशियों का जोड़ बता दिया। इस तरह से जो मूल्य आएगा वो कार की सुविधा का मूल्यांकन है। ए और बी दो पॉइंट होने के बाद में फिर सी पॉइंट आता है। यदि कार का उपयोग आंशिक रूप से व्यापार अथवा पेशे के लिए किया जाता है अथवा आंशिक रूप से कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्य उसका उपयोग करते हैं, आपके लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कार दोनों तरह के काम में आ रही है, वहाँ पर फिर मूल्यांकन करने की ज़रूरत पड़ेगी। पूर्ण रूप से जब ऑफिस के काम में आई
तो अपने को मूल्यांकन करना ही नहीं पड़ा। पूर्ण रूप से कर्मचारी के काम में आई तो कर्मचारी से संबंधित जितने भी खर्चे हैं वो जोड़ दिए अपन ने और कार का मूल्य आ गया। तीसरी मेन जो इम्पोर्टेंट बात है वो कार की सुविधा का मूल्यांकन अपन तब कर रहे हैं जब कार ऑफिस के काम में भी आती है और निजी काम में भी आती है, और इसमें भी दो तरह के पॉइंट बनते हैं। यदि मोटर कार को रखने व चलाने के समस्त व्यय नियोक्ता वहन करे, या मोटर कार को रखने व चलाने के निजी उपयोग से संबंधित खर्चे या अपने खुद से संबंधित खर्चे कर्मचारी स्वयं वहन करे, तो ये दो परिस्थितियां इसमें बनती हैं। यदि मोटर कार को रखने व चलाने के समस्त व्यय नियोक्ता वहन करता है, ये मोटर कार दोनों तरह के उपयोग में आ रही है, पर्सनल यूज में भी आ रही है और ऑफिस यूज में भी आ रही है। ऐसी परिस्थिति में रखने और चलाने के समस्त व्यय अगर नियोक्ता वहन करता है, कार के सारे खर्चे नियोक्ता वहन करता है, तो ऐसी स्थिति में ये कहा गया है नियमों में कि मोटर कार के इंजन की क्षमता है वो 1.6 लीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। मोटर कार के इंजन की क्षमता अगर 1.6 लीटर से अधिक नहीं है तो अनुलाभ का मूल्य 1800 रुपये प्रति माह की दर से होगा। तो ये जो सुविधा दी गई है इसका मूल्य है 1800 रुपये पर मंथ होगा। कब होगा? जब मोटर कार के इंजन की क्षमता 1.6 लीटर से अधिक नहीं है, और अगर मोटर कार के इंजन की क्षमता 1.6 लीटर से अधिक है तो ऐसी स्थिति में इस अनुलाभ का मूल्य 2400 रुपये प्रति माह होगा। ये दो मूल्यांकन हो गए, एक तो 1800 रुपये पर मंथ और दूसरा 2400 रुपये पर मंथ। उसके बाद में बात आती है कि ड्राइवर की सुविधा दी है कि नहीं दी है। अगर नियोक्ता ने ड्राइवर की सुविधा भी दे रखी है तो ड्राइवर के लिए 900 रुपये प्रति माह ऊपर वालों में और जोड़ देंगे। अगर ड्राइवर की सुविधा दी है तो पहले वाले 1800 रुपये में 900 रुपये जोड़ देंगे, और दूसरी परिस्थिति में मूल्यांकन आया था 2400 रुपये, यहाँ भी अगर ड्राइवर की सुविधा दी गई तो 900 रुपये और जोड़ देंगे। तो पहली परिस्थिति में 1800 और 900 रुपये 2700 रुपये पर मंथ अनुलाभ का मूल्य बनता है, और दूसरी परिस्थिति में 2400 प्लस 900 और 3300 रुपये प्रति माह बनता है। ये मूल्यांकन अपन ने तब किया है जब मोटर कार ऑफिस के रूप में भी काम में आ रही है, आंशिक रूप से भी काम में आ रही है, और नियोक्ता सारे खर्चे वहन करता है। ऐसी स्थिति में दूसरी एक परिस्थिति हो सकती है कि नियोक्ता ने मोटर कार तो दे दी, लेकिन मोटर कार को रखने व चलाने के निजी उपयोग से संबंधित खर्चे कर्मचारी स्वयं करता है। यानी दूसरी स्थिति में नियोक्ता ने केवल मोटर कार दी है, खर्चे कर्मचारी स्वयं करेगा। तो मोटर कार का मूल्यांकन करने के लिए वही दो परिस्थितियाँ, या तो इंजन की क्षमता 1.6 लीटर से अधिक है या अधिक नहीं है। तो 1.6 लीटर से अगर अधिक नहीं है तो 600 रुपये मूल्यांकन करते हैं प्रति माह, और 1.6 लीटर से अधिक क्षमता है इंजन की तो ऐसी स्थिति में 900 रुपये मूल्यांकन होगा। तो यहाँ मूल्यांकन हो गया 600 और 900, और पहले था 1800 और 2400। दूसरी परिस्थिति में मूल्यांकन किया अपन ने, क्षमता कम होने पर 600, अधिक होने पर 900, और इसी तरह से साथ में ड्राइवर की सुविधा भी अगर दी गई है तो 600 और 900 में प्रति माह 900 रुपये और जोड़ देंगे। पहले वाले में अगर 600 में 900 जोड़ते हैं तो 1500 रुपये प्रति माह हो जाता है, और दूसरी परिस्थिति में 900 में 900 जोड़ेंगे तो 1800 रुपये प्रति माह हो जाएगा। ये दो स्थितियों में अपन ने मोटर कार की सुविधा का मूल्यांकन किया है। जब ऑफिस के काम में भी आए और कर्मचारी के काम में भी आए, ऐसी परिस्थिति में इंजन की क्षमता का अपने को सूचना मिल जाएगी कि मोटर कार के इंजन की क्षमता या तो 1.6 लीटर से अधिक है या उससे कम है। तो मुख्य रूप से दो तरह की रेट्स आ रही हैं,
1800 2400, और दूसरी परिस्थिति में 600 और 900, और दोनों ही परिस्थितियों में अगर ड्राइवर की सुविधा दी गई है तो 900 रुपये और जोड़ दिए जाते हैं। तो ये एक महीने उस सुविधा का मूल्यांकन एक महीने के लिए हो गया। 12 महीने के लिए अगर गणना करनी पड़ेगी तो 12 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर उसके बाद में एक स्थिति ये भी हो सकती है कि एक से अधिक कार आंशिक रूप से कर्मचारी के निजी उपयोग में आएँ। नियोक्ता के पास में अगर एक से अधिक कारें हैं और आंशिक रूप से कर्मचारी उनका उपयोग करता है, एक से अधिक कारों का, तो किसी एक कार का मूल्यांकन ये मानते हुए किया जाएगा कि उस कार का ऑफिस के लिए भी यूज हो रहा है और निजी कार्य के लिए भी यूज हो रहा है, किसी एक कार का मूल्यांकन। और कार का चुनाव करने का विकल्प है वो कर्मचारी के पास में होगा, क्योंकि इस संबंध में नियमों में कुछ नहीं दे रखा है। तो कर्मचारी अगर 1.6 लीटर से अधिक कार की क्षमता का चुनाव करता है तो 3300 रुपये प्रति माह मूल्यांकन करेंगे अपन, और इससे कम क्षमता वाली कार का वो चुनाव करता है तो 2700 रुपये प्रति माह होगा। तो इस तरह से ये किसी एक कार का मूल्यांकन कर लिया। और फिर अन्य समस्त कारों का मूल्यांकन ये मानते हुए किया जाएगा कि कर्मचारी ने इन सभी कारों का पूर्णतः उसके निजी उपयोग में काम में लिया है। फिर अन्य कारों का मूल्यांकन ये मानते हुए किया जाएगा कि कर्मचारी ने इन सभी कारों का प्रयोग पूर्णतः उसके निजी उपयोग में किया है। तो इसका मतलब ये हुआ फिर कि उसके निजी प्रयोग से संबंधित जितने भी खर्चे हैं उनका सबका जोड़ कर्मचारी के लिए उस सुविधा का मूल्यांकन माना जाएगा। ये कार की सुविधा के मूल्यांकन के बारे में बात हुई जब कार या तो नियोक्ता की है या नियोक्ता ने किराए पर लेकर कर्मचारी को यूज करने के लिए सुविधा प्रदान करी है। फिर एक स्थिति ये हो सकती है कि यदि कार कर्मचारी की है, यदि कार कर्मचारी की है परंतु उसको चलाने व रखरखाव के खर्चे नियोक्ता वहन करता है अथवा कर्मचारी को पुनर्भरण कर दिया जाता है। एक स्थिति ये हो सकती है कि कार कर्मचारी की हो और उसके रखने व चलाने के खर्चों का पुनर्भरण नियोक्ता कर दे। ऐसी स्थिति में दो स्थितियां बनती हैं। यदि कार का उपयोग पूर्णतः कार्यालय के लिए किया जाए, ऐसी दशा में सुविधा का कोई मूल्य नहीं होगा, क्योंकि नियोक्ता जो खर्चों का पेमेंट कर रहा है वो अपने ऑफिस के संबंध में जो कार को काम में ली इसलिए कर रहा है, इसलिए इस सुविधा का कोई मूल्य नहीं होगा। पर यहाँ पर अगर कार कर्मचारी की है और उसका उपयोग आंशिक रूप से कार्यालय के लिए किया जाए तथा आंशिक रूप से कर्मचारी या उसके परिवार का सदस्य अगर करे, तो ऐसी दशा में नियोक्ता द्वारा व्यय की गई राशि में से एक स्थिति में 3300 रुपये जो अपन ने 2400 प्लस 900 किए थे, अधिक 1.6 लीटर से अधिक क्षमता की होने की वजह से उसका मूल्यांकन आता 3300, और दूसरी परिस्थिति में अपन ने किया था 2700, 1800 और 900, 2700 रुपये। ये प्रति माह नियोक्ता द्वारा व्यय की गई राशि में से घटा दिए जाएंगे। शेष राशि कर्मचारी के लिए सुविधा का मूल्य होगा। इसको विस्तृत रूप से थ्योरी में अच्छे से दे रखा है, आप लोग इसको और देख लेंगे तो इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। कई बार एक ड्राइवर के बारे में कन्फ्यूजन रहता है, और ड्राइवर की सुविधा के बारे में ये बताया गया है कि प्रश्न में ड्राइवर की सुविधा का स्पष्ट अगर उल्लेख नहीं है तो ये मान लेना चाहिए
कि निजी उपयोग हेतु ड्राइवर की सुविधा नहीं दी गई है, तो इसलिए फिर ड्राइवर के 900 रुपये नहीं जोड़े जाएंगे। ये कब जो नहीं जोड़ेंगे? जब ड्राइवर की सुविधा का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है, तो ये माना जाएगा कि कर्मचारी स्वयं कार को चलाता है। ये कार की सुविधा का मूल्यांकन अपन ने किया है। उसके बाद में अगली सुविधा आती है, ये सब अपन देख रहे हैं विशिष्ट कर्मचारियों के लिए, और विशिष्ट कर्मचारियों के लिए अगली सुविधा आती है स्वीपर, गार्डनर और वॉचमैन की। ये सुविधाएं अगर दी गई हैं तो केवल विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य होती हैं, और जो उसकी वास्तविक लागत के बराबर होंगी। पर यहाँ पर माली की जो सुविधा है उस संबंध में एक स्पष्ट किया गया है कि जो मकान दिया गया है उसका नियोक्ता स्वामी है, खुद नियोक्ता उस मकान का अगर ओनर है और मालिक की सुविधा दी गई है, तो माली को जो वेतन दिया जाता है उसको अनुलाभ नहीं मानेंगे। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये मूल्यांकन अपन ने कर लिया, स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन और पर्सनल असिस्टेंट कोई भी हो। फिर उसके बाद में एक आती है सुविधा गैस, बिजली और पानी की सुविधा। ये सारे अनुलाभ अपन पढ़ रहे हैं विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य। अगर गैस, बिजली और पानी की सुविधा दी गई है तो ऐसी जो सुविधा जहाँ से भी ली गई है नियोक्ता के द्वारा, उस संस्था को जितनी राशि का भुगतान किया गया है उसके बराबर की राशि अनुलाभ की कर योग्य राशि होगी। फिर उसके बाद में आगे आता है निःशुल्क अथवा रियायती दर पर शिक्षा की सुविधा। और शिक्षा की सुविधा है वो दो तरह से दी जा सकती है, या तो कोई अन्य शिक्षण संस्था में शिक्षा की सुविधा नियोक्ता प्रदान कराए। नियोक्ता की स्वयं की शिक्षण संस्था नहीं है, वो किसी दूसरी संस्था में ये फ्री या कंसेशनल एजुकेशन की फैसिलिटी प्रदान करता है। ऐसी स्थिति में नियोक्ता द्वारा व्यय की गई राशि का जो योग होगा वो कर्मचारी के लिए, विशिष्ट कर्मचारी के लिए कर योग्य होगा। केवल विशिष्ट की बात कर रहे हैं अपन। विशिष्ट कर्मचारियों के लिए शिक्षा की सुविधा अन्य शिक्षण संस्था में प्रदान करने पर नियोक्ता द्वारा भुगतान की गई राशि के बराबर होगी। और एक परिस्थिति ये हो सकती है कि स्वयं की शिक्षण संस्था हो, तो नियोक्ता ने अगर अपनी स्वयं की शिक्षण संस्था है उसमें ये सुविधा अगर कर्मचारी को प्रदान करी है, तो इस सुविधा का मूल्य ऐसे ही क्षेत्र में ऐसी ही संस्था की जो और संस्थाएं वसूल कर रही हैं उसके बराबर मूल्य इस सुविधा का माना जाएगा। परंतु इस अनुलाभ का मूल्य अगर विशिष्ट कर्मचारी के पुत्र पुत्री के लिए प्रतिमाह 1000 रुपये से अधिक नहीं है तो इस सुविधा का मूल्य शून्य होगा। यानी नियोक्ता की स्वयं की शिक्षण संस्था हो और कर्मचारी के बच्चे पढ़ते हों, और ऐसी स्थिति में 1000 रुपये प्रतिमाह से अधिक का खर्चा नहीं आता है तो वो करमुक्त है, अन्यथा सारी की सारी राशि कर योग्य मानी जाएगी। तो ये फ्री और कंसेशनल एजुकेशन फैसिलिटीज़ के बारे में आपने देखा। और फिर हो सकता है यातायात की सुविधा, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अगर प्रदान की जाती है तो विशिष्ट कर्मचारियों के लिए ही कर योग्य है। और ये फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट की ऐसी संस्थाएं देती हैं जो ट्रांसपोर्ट के कारोबार से जुड़े हुए हैं। लेकिन इसमें एक आ गया है कि रेलवे और एयरलाइन अगर अपने कर्मचारियों या उनके परिवार के सदस्यों को ये सुविधा देता है तो उनके लिए इसका मूल्य शून्य होगा। तो ये अपन ने अनुलाभ सारे देखे हैं जो विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य हैं। थैंक यू।